चालू। नमस्कार बहनों एवं भाइयों, आज मैं आप सबके समक्ष भारत में राजनीतिक दलों का स्वतंत्र भारत के संदर्भ में विकास और उनके द्वारा भारतीय समाज को प्रभावित करते हुए खास तौर से शासन तक पहुंचने के लक्षणों पर विचार देना चाहूँगा। भाइयों एवं बहनों, आप सब जानते हैं कि पहले जब इस देश में ब्रिटिश हुकूमत स्थापित हो गई थी तो 1885 तक भारत में कोई राजनीतिक दल था ही नहीं। अंग्रेज इस देश पर मनमानी कर रहे थे, इस देश का शोषण कर रहे थे और इस देश को लूट करके ब्रिटेन को समृद्ध करने का कार्य कर रहे थे। यहाँ से अपने जलयानों में मजदूरों को भर भर कर अपने निवेशों में, अपने साम्राज्यवादी निवेशों में ले जाने का कार्य करते थे और वहाँ उनसे मनमाने ढंग से कार्य कराते थे। इस तरह से धीरे धीरे भारत की एक आबादी ऐसी हुई जिसने इस देश से विदेश जाकर और वहीं अपना सब प्रकार से विकास किया, वहीं के लिए काम किया और वहीं के होकर रह गए। फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, अमेरिका जैसे देश विशेष रूप से इसके उदाहरण हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत में 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद ही धीरे धीरे भले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देश के स्वातंत्र्य आंदोलन में जो उसके सदस्यों के नेतृत्व में खासतौर से लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, उसमें सहयोग देने का कार्य हुआ। लेकिन उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर से ही जब वैचारिक मतभेद उसके सदस्यों में जैसे जैसे पनपे, तैसे तैसे नए नए राजनीतिक दल भी उदित होने लगे, प्रकट होने लगे, गठित होने लगे। इसीलिए मैं अगर कहूँ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत में विद्यमान राजनीतिक दलों की मैं एक तरह से जननी कह सकता हूँ, क्योंकि जब सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति 24 अक्टूबर 1917 में हुई तो उसके प्रभाव से भारत में कतिपय लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर साम्यवादी दल के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में लग गए और वो स्थापित भी हुई। बस ऐसे ही आप इस जानने का कार्य करेंगे
कि जब 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण से स्थगित कर दिया, तो देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जी और एनसी केलकर जी जैसे लोगों ने मिल करके स्वराज्य दल का गठन किया, जिसमें उद्देश्य था कि हम सरकार में सम्मिलित रह करके सरकार की नीतियों का सिर्फ विरोध करेंगे। और कुछ दूरी तक उन सब ने किया भी। महात्मा गांधी जी तो चिट्ठी आज भले ही, पत्र आज भले ही कुछ धमकी देते हुए कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आंदोलन छेड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कहते भले रहे, लेकिन उन्होंने 1931 में ही जब सरदार भगत सिंह जी, जो भारत के शहीद आजम हैं, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया, तो उनके बलिदान से उत्पन्न राष्ट्रीय सहानुभूति और उनके बलिदान को राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की जनता को प्रबल रूप से चाहने के कारण जो महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता में न्यूनता आने लगी, उसको रोकने के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह जैसी अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए उसके आधार पर आंदोलन करने का कार्य शुरू किया। लेकिन जल्दी ही उन्होंने वो आंदोलन भी कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जिससे ब्रिटिश हुकूमत की सेहत पर कोई खास असर पड़े, और ब्रिटिश वाइसराय ने 1933 में अंततः महात्मा गांधी जी को मना करके उनको सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार कर लिया। उसका कारण सिर्फ यही था कि महात्मा गांधी जी जब कोई दूसरा व्यक्ति उनसे ज़्यादा लोकप्रियता हासिल करता था तो वे विचलित हो जाते थे, और विचलित होकर के तभी वे, अन्यथा 1922 में जो आंदोलन उन्होंने स्थगित किया उसको 9 वर्षों तक स्थगित किए रहे और कोई गतिविधि विशेष तौर से चलाने का उपक्रम तक नहीं किया। आगे फिर जब उन्हें ये पता लगा कि जापान और जर्मनी में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बंदी भारतीय सैनिक हैं, उनके भीतर कुछ लोग मिलकर उन्हें भारत को स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध छेड़ने हेतु तत्पर करने का कार्य कर रहे हैं और उनको उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और उन्हें जब ये पता लगा कि सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश हुकूमत को चकमा देकर पहले अफगानिस्तान के काबुल और वहां से फिर जर्मनी पहुंच गए हैं,
और वहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद संगठन की संस्थापना कर दिया है और उसके कारण से देश की जनता में बहुत अधिक उत्साह उत्पन्न हुआ है और देश की जनता सुभाष चंद्र बोस की विशेष कायल हुई है। आगे वहाँ से जब सुभाष चंद्र बोस जनरल तोजो जो जापानी शासक थे उनके बुलावे पर जापान पहुंच गए तो जापान में जो 50,000 बंदी सैनिक थे उन सैनिकों को छोड़ने के लिए जनरल तोजो को मना लिया और जनरल तोजो ने न केवल आज़ाद हिंद फौज के संगठन में भूमिका निभाई बल्कि हर संभव सहयोग करने का भी संकल्प व्यक्त किया। तब जाकर के महात्मा गांधी जी विचलित हुए। उन्हें सुभाष चंद्र बोस की बढ़ती हुई लोकप्रियता इतनी चुभने लगी कि उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दिया। यद्यपि जब कांग्रेस और महात्मा गांधी कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने मिलकर के दूसरी बार के सभापति के लिए कांग्रेस सभापति के लिए विजयी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अन्यायपूर्ण और द्वेष दुराग्रहपूर्ण आचरण करके उन्हें विवश कर दिया कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता तक से त्याग पत्र दे दिया और फॉरवर्ड की स्थापना करके उसके माध्यम से देश की सेवा करने लगे। तो भी महात्मा गांधी विचलित नहीं हुए थे और वे सुभाष चंद्र बोस को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे थे। लेकिन 1942 तक पहुंचते पहुंचते जब सुभाष चंद्र बोस की विदेशों में बसे भारतीयों और भारत के भारतीयों दोनों में विशेष सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हो गई और आज़ाद हिंद फौज का संगठन करके भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के उपरांत ब्रिटिश हुकूमत को ललकारते हुए सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन के विरुद्ध और उसके सहयोगी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। तो महात्मा गांधी जी सहसा विचलित हो उठे और अपनी लोकप्रियता के डैमेज को कंट्रोल करने की दृष्टि से वो भारत छोड़ो आंदोलन करा बैठे। कांग्रेस के तमाम नेता उसके विरुद्ध थे, सब लोग समझा भी रहे थे, लेकिन जब वो नहीं माने तो विवश होकर के सभी लोग उनके समर्थन में गए। यहाँ तक कि नेहरू जी ने सन 1942 के 9 अगस्त को जाकर के उस आंदोलन में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। उसके पहले तक वो महात्मा गांधी के दृष्टिकोण का विरोध करते रहे थे, लेकिन उससे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कृत अभियान पर कोई असर नहीं पड़ा। सुभाष चंद्र बोस तो भारत माता के लाडले सपूत थे, वो भारत की स्वतंत्रता देखने के प्रबल हिमायती थे। इसीलिए
महात्मा गांधी जी की तरह उन्होंने दोबारा 9 वर्ष तक 1931 से 1933 से 1942 तक के काल का इंतजार नहीं किया कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और अंग्रेज अपनी मनमानी करते रहें। वार्षिक अधिवेशन की बात अलग है, लेकिन शेष व्यवहारों में देखेंगे तो महात्मा गांधी जी ने लगभग 9 वर्ष तक कोई आंदोलन नहीं चलाया, और महात्मा गांधी जी ने जितना आंदोलन चलाया है या तो उसके लिए ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांगने का कार्य किया है, अथवा उसके रोम के आधार पर अपने लिए सुविधाजनक लोकप्रियता निर्धारित करने के लिए महात्मा गांधी बराबर संलग्न रहे। स्वतंत्रता के बाद जब महात्मा गांधी जी ने ये कह दिया कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्य समाप्त हो गया है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए और ये अवसर जनता को दिया जाना चाहिए कि वो उसके बीच स्वस्थ जनमत का विकास हो, अन्यथा सभी लोग यह अवधारणा मान करके कि कांग्रेस ने इस देश को स्वतंत्र कराया है, आंख मूंद कर इसके ही प्रत्याशियों को चुनने का कार्य करते रहेंगे। ऐसा हुआ भी। अयोध्या में ही जब महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के आचार्य नरेंद्र देव ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और आगे सोशलिस्ट पार्टी का गठन करके उसके झंडे तले चुनाव लड़ने का कार्य किया, तो आप समझ सकते हैं कि एक साधारण से वैद्य का दायित्व निभाते हुए मदन गोपाल वैद्य जी ने, मुझसे मदन मोहन मालवीय निकल गया, मदन गोपाल वैद्य जी ने कांग्रेस का प्रत्याशी बनकर देश के एक विस्तृत और विद्वान नेता आचार्य नरेंद्र देव को विधानसभा के इस सीट पर हुए चुनाव में पराजित कर देने का कार्य कर दिया। किसी ने ये नहीं देखा, किसी ने ये नहीं विचारा कि आचार्य नरेंद्र देव एक विद्वान और देश सेवा में संपूर्ण चेतना से पगे हुए व्यक्तित्व हैं। उन्होंने बस यही देखा कि कांग्रेस से कौन खड़ा हुआ है, और मदन गोपाल वैद्य जीत गए। इसीलिए इस तथ्य को जानने के कारण महात्मा गांधी को दबाव डाल करके उनके दृष्टिकोण को उलटते हुए उनसे नेहरू जी ने यह कहलवाने का कार्य किया कि भारत और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों अलग नहीं है, अभिन्न है। भारत कांग्रेस है और कांग्रेस भारत है, इसलिए कांग्रेस के समाप्त किए जाने का अब सवाल ही नहीं उठता है। ये दृष्टिकोण वस्तुतः महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को रोकने के लिए ही किया गया था। आगे जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नेहरू के नेतृत्व वाली थी, आगे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली हुई, उससे जो
लोग नाराज होते रहे, खासतौर से समाजवादी समूह के लोग, वो अलग अलग दल गठित करते रहे, चाहे वो चौधरी चरण सिंह रहे हों या और कोई रहे हों। और इस तरह से नई नई राजनीतिक पार्टियों का अभ्युदय होता रहा, और उसमें चूंकि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ही प्रबल थी और व्यक्तिगत दंभ भी था, जिसके कारण से ऐसे राजनीतिक दल भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही तरह पारिवारिक दल बनते गए। इसमें लोकतंत्रीय परंपरा समाप्त होती गई, और जब किसी दल में लोकतांत्रिक परंपरा नहीं होती, अध्यक्ष और आदि दूसरे पदाधिकारियों का चुनाव लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप राजनीतिक दल के संगठन हेतु नहीं होता है, तो उसका खामियाजा ऐसे दल के प्रवर्तक को आगे चल करके भोगना ही होता है। देर सवेर, चूंकि वो एक तरह का अधिनायकवादी दल होता है, उसमें एक ही परिवार की चलती है, जैसी हमारे देश में अनेक राजनीतिक दलों की स्थिति संकेतित है, जो बता रही है कि परिवारवादी और परिवार के नियंत्रण वाले जो राजनीतिक दल हैं, धीरे धीरे कैसे ह्रास को प्राप्त होते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों का खुले रूप में चुनाव नहीं हुआ, धीरे धीरे वो सब बंद हो गया, तो धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी एक बंद वर्ग के रूप में रह गई, और बंद वर्ग के होने के नाते उसमें परिवार के विशिष्ट होने का जो अहंकार है वो भी स्थायी हो गया, जिससे आज पर्यंत जितने भी परिवारवादी राजनीतिक दल कांग्रेस से निकलकर या वैसे भी संगठित हुए, वे आज की स्थिति में जनता की नज़रों में धीरे धीरे इसलिए गिर रहे हैं कि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह न करते हुए केवल सत्ता प्राप्ति का ही प्रधान लक्ष्य बनाए रखा। भारत में जो राजनीतिक दल हैं, एक तो राजनीति यानी राजनीतिक सत्ता में अपनी नीतियों को लागू करने के इरादे से गठित राजनीतिक दल हैं, फिर दूसरे पांथिक या सांप्रदायिक राजनीतिक दल हैं, और तीसरे आर्थिक आधार पर अपने राजनीतिक उद्देश्य को सिद्ध करने वाले राजनीतिक दल भी इस देश में विद्यमान है। इस देश में लगभग 600 से अधिक राजनीतिक दल या तो संगठित हैं या तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इतने राजनीतिक दल इसीलिए हैं कि वहाँ कमोवेश, चाहे वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु प्रांत में डीएमके या एडीएमके हो, चाहे बिहार की या आरएलडी हो, जिसे राष्ट्रीय लोक दल कहते हैं, या चौधरी चरण सिंह के द्वारा संस्थापित लोक दल हो, या जनता दल हो। जनता दल भी समाजवादी वर्ग ही रहा है, उसके भी आगे चल करके जनता दल सेकुलर और जनता दल यूनाइटेड
बिहार में और सेकुलर कर्नाटक में सक्रिय भूमिका निभाने वाले राजनीतिक दल रहे हैं। उस सब की वजह से और ये भारत में जितनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वे सभी आर्थिक आधार पर गठित हुए राजनीतिक दल हैं और मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस और ओवैसी की राजनीतिक पार्टी, ये सब प्रांतिक या सांप्रदायिक आधार पर गठित राजनीतिक दल हैं। जातीय आधार पर भी गठित राजनीतिक दल हैं, भले ही नाम वे दूसरा रखें, लेकिन जातीय आधार पर राजनीतिक दल भी गठित हुए हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये मुख्यतः राजनीतिक उद्देश्यों और उसके लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके अपनी राजनीति और उसके क्षेत्र को जन जन तक पहुंचाने वाले लोग हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल वस्तुतः देश के उद्देश्यों के विपरीत ही गठित हुए हैं। स्वतंत्र भारत में ऐसे राजनीतिक दलों को रजिस्टर्ड करके उनको प्रस्तुत किया जाता जिसमें जाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म आदि सबके भेदभाव भुलाकर सबको अपने में समाहित करते हुए सब जातियों और वर्णों के सदस्यों को अपना सदस्य बनाकर कार्य करने का जो स्वभाव होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अलबत्ता राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब से नेहरू जी ने इस पार्टी की अध्यक्षता को हथियाने का कार्य कर लिया, उसके बाद से अगर कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दल संबंधी चुनाव भी हुआ तो औपचारिकता के रूप में हुआ, वास्तव में चुनाव हुआ नहीं। उसमें लोकतांत्रिकता आई ही नहीं और इसीलिए जो बची खुची कांग्रेस है आज वो अपने अस्तित्व के बड़े कठिन दौर से गुजर रही है और उसमें बने हुए सदस्य भी उसको नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जैसे राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर जैसे जो कांग्रेसी नेता हैं, तथाकथित कांग्रेसी नेता, ऐसे लोग केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर एक दूरी तक अलहदा है, लेकिन इसमें भी गुटबाजी और दूसरे प्रकार के स्वार्थ संबंधी संघर्ष हो रहे हैं। हाँ, राष्ट्रीय नेतृत्व सुदृढ़ होने के कारण उनकी चल नहीं पा रही है। मेरा आप सबसे केवल यही निवेदन है कि इस देश की शासन व्यवस्था को
इस बात की प्रेरणा दी जाए कि और किसी भी आधार पर जितने राजनीतिक दल इस देश में अस्तित्व में हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। केवल राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और इस देश के संगठन की दृष्टि से इस देश में समन्वय स्थापित करने में भूमिका निभाने वाले राजनीतिक दल ही गठित हों और उसमें पहले दलगत लोकतंत्र विद्यमान हो और तभी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर प्रादेशिक स्तर पर चुनाव लड़ने के योग्य माना जाए। उसके सदस्य में किसी प्रकार की जातीय या पंथ संबंधी भेदभाव नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो उसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता पाए रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम। जय हिंद। धन्यवाद।